अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी मायनी में किन्नू आखां फाइनल पार्ट 3। 3-4 दिन इसी हादसे में गुजर गए। एक हफ्ते तक हमारे घर से खाना उनकी तरफ जाता रहा। हमसाए होने के नाते हम सब उनके गम में बराबर के शरीक थे। वक्त की रफ्तार के साथ आहिस्ता आहिस्ता जख्मों पर खंडर जमने लगे, लेकिन अक्सर भूली बिसरी याद बन के वो मेरे हवासों पर छाई रहती। सच कहते हैं परली मोहब्बत को भुलाना आसान नहीं होता, लेकिन ये भी सच है वक्त सबसे बड़ा मरहम है जो धीरे धीरे बड़े से बड़ा गम भुलाने में मददगार साबित होता है। उस हादसे को 1 साल हो गया और हम तकरीबन भूल ही चुके थे कि अचानक आंटी समीना ने ठहरे पानी में कंकर फेंक दिया। दरवाजा कब से खटखटाने की आवाज आ रही थी। मैं कमरे में सोया हुआ था कि हड़बड़ा कर उठ बैठा। जल्दी से उठा और जाके दरवाजा खोला। सामने समीना आंटी परेशान चेहरा लिए खड़ी थी। बेटा तुम्हारी अम्मी घर पर हैं? वो उजलत में बोली। 1 साल पहले का मंजर निगाहों में घूम गया। ख्यालात को सर से झटकता आंटी को अंदर आने का इशारा किया। अंदर दाखिल होते इधर उधर देखने लगी। इतने में मेरी अम्मी आ गई तो आंटी गोया हुई। बस बाजी क्या बताऊं, इस औरत ने तो नाक में दम कर रखा है। जब से फहीम भाई की जिंदगी में आई है घर दोजक बन गया है। इतने बड़े हादसे के बाद भी, यानी अपनी बेटी को खो देने के बाद भी इनका बाप फहीम अकल से पैदल है। बाजी मुझे तो पक्का यकीन है कि उस सौतेली माँ ने ही नाजिश को कुछ खिला दिया होगा। बीमारी ऐसी भी न थी कि रातों रात वो मर जाती। फिर डॉक्टर से मुआयना भी न करवाने दिया कि यकदम उसे हुआ क्या। बस दफनाने की पड़ गई शोहर और बीवी को। फहीम भाई को लाख समझाया मगर वो समझे नहीं। अब भी वैसा ही जुल्म कर रहे हैं। मेरे शोहर ने मना किया तो अपने भाई से लड़ पड़े। अब रात से दोनों भाइयों में बोलचाल बंद है। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। आप लोग कुछ मदद कर सकते हैं तो कर दें, ये शादियां रुकवा दें। आज मगरिब के बाद नाजिश की दोनों बहनों का निकाह है। मेरा माथा ठनका। मैं आंटी की बात पर रुक गया और साथ ही रुखसती भी है। आंटी दोबारा बोली। हमारे लाख मना करने के बावजूद दोनों बीवी और शौहर अपनी जिद पर हटने को तैयार ही नहीं। बच्चियां इतनी समझदार नहीं है कि इनकार कर सकें, इसीलिए आपके पास आई हूँ। आप लोग उन्हें समझाएं प्लीज कि इतनी छोटी उम्र में उन दोनों बच्चियों के साथ ये जुल्म ना करें। सूरत अभी 16 साल की है, ना बोल सकती है ना सुन सकती है, और पायल 14 की है। ये उम्र शादी की तो नहीं है। समीना आंटी ये सब बातें फिक्रमंद होकर अम्मी को बता रही थी, मगर समीना, हमारा उन लोगों के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं बनता कि उन्हें समझा सके। एक हमसाया होने के नाते इंसानी हमदर्दी में बात कर भी लें तो वो लोग तो मानेंगे नहीं। जो सगे भाई की बात नहीं मान रहे तो हमें कैसे इज्जत देंगे। अम्मी ने समझाया। बाजी आप भाई से तो बात करके देखे ना, शायद वो लोग मान जाएं। समीना आंटी ने अब बाकायदा रोना शुरू कर दिया। ठीक है तुम रो नहीं, मैं अभी बात करती हूँ। अम्मी ने अब्बू को सारी बात फोन पर बताई। देखो समीना, मेरे शोहर को ये बात मुनासिब तो नहीं लगी, मगर फिर भी वो जाने को तैयार हो गए हैं। उनका कहना है कि हमारे जाने पर कहीं तुम लोगों पर कोई आफत ना आ जाए तो कल को फिर हमें शिकायत ना करना। अम्मी ने 2 टोक बात की। नहीं बाजी ऐसा कुछ नहीं होगा, बस एक बार फहीम भाई मान जाएं। अम्मी समीना आंटी के साथ बाहर निकल गईं। अजीब सूरत हाल थी। फहीम अंकल दिखने में तो इतने बेवकूफ नहीं लगते थे जितने बीवी के हाथों कठपुतली बने बैठे थे। खैर इंसानी हमदर्दी के तहत दिल से यही दुआ निकली कि उनके साथ अच्छा ही हो। नाजिश से जुड़े रिश्ते के नाते खुद ब खुद मुझे उन दोनों बहनों से हमदर्दी पैदा हो चुकी थी। अम्मी को गए अभी 1 घंटा भी ना हुआ था कि वो अब्बू के साथ वापस आ गईं। मैंने जल्दी से आगे बढ़ के दरवाजा खोला। अम्मी अब्बू दोनों बहुत परेशान और खामोश थे। मैं अम्मी और अब्बू दोनों के पास चला गया कि उन दोनों बहनों के बारे में क्या फैसला हुआ। मैंने तो पहले ही कह दिया था तुम्हें कि वो औरत नहीं मानेगी। वो बहुत पहले की लड़के वालों से बात कर चुकी है। मुझे तो फहीम पर हैरत हुई है बेगम कि अपनी औलाद के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकता है। अबू ने हाथ मलते हुए कहा। इसी बात का तो दुख है कि उसे किसी की समझ नहीं आ रही। मुझे तो इस बात पर दुख है कि सूरत सुनने और बोलने से माजूर है। पायल 14 साल की है। वो जो कोई भी है सूरत के लिए मान कैसे गए। आजकल के दौर में तो अच्छी भली लड़की को लोग कीड़े डाल देते हैं और रिश्ते से इनकार कर देते हैं, तो सूरत जिसके पास सवाए शक्ल के कुछ भी नहीं है, कहीं वो लोग धोखेबाज ना हो। अम्मी फिक्रमंदी से बोली। क्या कह सकते हैं बेगम, अब तो दुआ ही कर सकते हैं। बिन माँ की बच्चियां हैं, अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। आप पुलिस में शिकायत कर दें। अम्मी अचानक बोली। कैसी बातें करती हैं आप, हम भला क्या कहेंगे। बाप जिंदा है, चाची चाचा हयात हैं। जब वो कुछ नहीं कर सकते तो हम कौन होते हैं। अब आप इतनी भी रहम दिल ना बने। बस बेगम अपने पल्ले से ये बात बांध लें कि कुछ लोगों को तकदीर दुख सहने के लिए ही चुनती है। अब्बू ने ठंडी आ भरी। अम्मी अब्बू की बातें सुनकर मुझे भी परेशानी लाहक हुई, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था।
मोहल्ले में किसी को मधु करना तो दरकनार, किसी को पता तक न चला। शाम को दोनों लड़कियां निकाह के बंधन में बंधकर रुखसत भी हो गईं। गिनती के 6 लोग थे, सिर्फ गवाहों की शक्ल में। वक्त का काम है गुजरना, बस वो गुजरता चला जाता है। मेरी नौकरी भी अब पक्की हो गई थी। अब अम्मी को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी तो अब्बू ने अपने बड़े भाई की बेटी को मेरे लिए पसंद किया, जिसने हाल में ही एमए किया था। वो बहुत खुश इखलाक और मिलनसार लड़की थी। माजी की हसीन यादों को दिल के नेहा खाने में छुपा के मैंने फरमाबरदार लड़कों की तरह सर झुका लिया कि माजी को कुरेदने से सवाए राख के कुछ नहीं हासिल होगा, और मैं पूरे खुलूस के साथ अपनी कज़न को अपनाना चाहता था। फरवरी के आखिर में बाले की माँ की बड़ी बहन करीब के गांव से आ रही थी, जो गांव की मुंशी की बीवी थी। बाले की माँ ने अपनी साख को मजबूत करने के लिए सारे गांव में मशहूर कर रखा था कि उसकी बहन पढ़े लिखे मुंशी से ब्याही गई है। सारे गांव के खाते उसके मरहूने मिन्नत हैं, जैसे वो इलाके का मुंशी नहीं डिप्टी कलेक्टर लगा हो, और सारे गांव वाले अपनी जहालियत में उसे सरांखों पर बिठाते। बाले की माँ पहले से ज्यादा जोरों शोर से मेहमानों की आवभगत का प्रोग्राम बना रही थी। शाम तक मेहमानों ने आना था। सूरत और पायल घन चक्कर बनी सारे घर में फिरकी की तरह घूम रही थीं कि मेहमानों के लिए कोई कमी न रह जाए। पायल नहीं पायल, अपनी सास की आवाज सुनकर पायल ने अंदर दौड़ लगाई। सुबह जो बादाम दिए थे वो तोड़ लिए सारे तूने? किशमिश और खोपड़ा कूटा था कि नहीं? जी वो भी मैंने कर लिया है। 2 घंटे तक मेरी बहन आ रही है, उसके घर आने से पहले सूजी भी भूननी है। उसे सूजी का हलवा बहुत पसंद है। जल्दी जल्दी काम निपटाओ। उसने हुक्म जारी किया। तंदूर के लिए लकड़ियाँ कितनी रह गई हैं? कम है तो अपने जेठ से कहकर मंगवा ले। जी अम्मा अभी देखती हूँ। वो पलटी। ए सुन, वो गूंगी को जरा अंदर भेज, मुझे सर में देसी घी लगा दे, सर दर्द से मेरा फटा जा रहा है। चल जा, अब सर पर सवार रहेगी क्या? निकम्मियाँ कहीं की, ना काम की ना काज की। ये कहकर वो लेट गई और पायल बेचारी समझ न आने वाले मुहावरे सुनती हुई गर्दन हिलाती बाहर निकल गई। बाले की खाला जब भी गांव आती तो उसकी माँ अफरा तफरी मचा देती। कभी कुछ पक रहा है तो कभी कुछ, मगर बहुओं के हिस्से में वही बचा हुआ खाना। सारा दिन मुशक्कत करके थके जिस्मों को वो चारपाई पर ऐसे पटकती कि जैसे पहली बार बिस्तर देखा हो। लेकिन बाले की माँ फिर भी खुश ना रहती, और उसे जिससे खुशी हासिल होती वो सोच के उन्हें कराहियत होती। रात 9 के करीब बाले की खाला अपने 4 जवान बेटों के साथ घर के सहन में दाखिल हुई। बाले की माँ ने बड़ा खैर मकदम किया। पायल और सूरज जल्दी से बादामों वाला दूध और ग्लास ले आई। सलाम खाला। पायल ने झुककर सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ खाला, वो मिनमिनाई। इन दोनों बहुओं की शक्लों पर 12 क्यों बज रहे हैं? खाला ने अपनी बहन से पूछा। होना क्या है, बाहर निकलना चाहती हैं। अब गांव के छोड़े इन्हें अजीब और मैली नजरों से देखेंगे तो फिर मेरे दोनों बेटों की गैरत तो जागेगी ना, और रोज रोज लड़ाइयाँ ही होंगी। मैंने बाहर जाने से मना कर रखा है, इसलिए मुंह बना लिया है दोनों ने। अब देखो ना, ये हमारे घर की इज्जत है। अब इनकी तरफ कोई मैली नजर से देखेगा तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? बाले की माँ ने मस्कीन शक्ल बनाते हुए अपनी बहन को झूठ बोला। बात तो तू ठीक कह रही है बहन, इसी वजह से मैंने शहर में शादी से मना किया था। गांव में भी लड़कियां थीं, लेकिन पता नहीं तुम्हारे मन में क्या समाया कि तुम शहर से ये मुसीबतें उठा लाई। क्या कहूँ, अब इनकी वजह से घर में हर वक्त झगड़ा रहता है। हाय मैं कहाँ फंस गई। बाले की माँ ने ये कहते हुए अपने बहन के सामने सीना कूटा। पायल के साथ तो सूरत भी अपनी सास की मक्कारी को खौफजदा और सहमी नजरों से देखने लगी। अब यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? देख नहीं रहे मेहमान आए हैं? जाओ जाके रोटियां बनाओ। रात खाना खाने के बाद मेहमान आई खाला सो गईं। अम्मा अब क्या इरादा है? अब तो खाला भी सो गई हैं। इन दोनों का काम तमाम करना है, ना किया तो गांव में थोड़ी बात फैल गई है। ज्यादा होने से पहले ही इज्जत भी बचानी है और काम भी पाया तकमील तक पहुंचाना है। सबके सोने के बाद बाला अपनी माँ से खुसर फुसर करने लगा। फिक्र न कर बाले, कल शाम तक हो जाएगा। तुम बस वैसे ही करना जैसे मैंने कहा है। बाले की माँ ने कहा। फिक्र न कर अम्मा, तू सब इंतजाम बराबर चेक कर रहा हूँ। पर अम्मा एक बात समझ नहीं आई। वो सर खुजाते हुए बोला, जब छोटा तंदूर है तो बड़ा तंदूर दहकाने की क्या जरूरत है? चुप, आहिस्ता बात कर। माँ ने बाले को घूरा। जब मामला निबट जाएगा तब खुद ही तू समझ जाएगा कि बड़े तंदूर का क्या चक्कर है। बस हमारे प्लान की अपनी खाला को खबर ना होने देना। एक वही और उसके बेटे हैं जो हमारे गवाह होंगे। बाले की माँ ने कानाफूसी करते उसे तंबीह की। और वैसे भी जिस मकसद के लिए उन्हें हम ब्याह के लाए थे वो पूरा हो चुका है। अब हमें इनकी जरूरत नहीं रही। समझ गया ना तू? हाँ अम्मा मैं समझ गया। तेरी कभी कोई बात गलत हुई है जो अब होगी? बस तो फिर तू वैसे ही करता जा जैसे मैं कह रही हूँ। तू फिक्र ना कर अम्मा, मैं हूँ ना। चल जा अब सो जा, सुबह सुबह उठना भी है। सारी रात सूरत एक अनजाने खौफ से जागती रही। न जाने सास की आंखों में क्या था कि वो समझ ना पा रही थी। तुझे क्या हुआ? तू क्यों बुत बनी बैठी है?
सुबह सवेरे कमरे से निकलती खाला ने सहन में बिछी चारपाई पर बैठी सूरत को देखते हुए कहा, मगर वो सुन ना सकती थी तो उसके करीब जाकर खाला ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सूरत ने चौंक कर खाला को देखा। खाला ने इशारे से पूछा कि तेरी बहन पायल कहाँ है? तो सूरत बाहर दरवाजे की तरफ देखने लगी, पर मेहमान आई खाला सूरत की बातों को समझ न सकी। कंधे उचकाती वहीं पास पड़ी चारपाई पर बैठ गई। कच्ची गलियों की मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू अपने अंदर जज्ब करते वो हुक्के को गुड़गुड़ाने लगी। घरों से उठते धुएं और गंदुम की रोटी की इश्तिहा अंगेज खुशबू चारों तरफ फैली थी। इसे क्या हुआ है सुबह से? अजीब रूखे फीके अंदाज में नजर आ रही है। खाला ने अपनी बहन से पूछा। होना क्या है, बस ऐसे ही पिछलों का सोग डाल के बैठी रहती हैं दोनों, कभी ये और कभी छोटी। अब मैं अकेली जान कैसे घर का सारा बोझ संभालूं? आप देख लो, तंदूर में रोटियां तक तो इनसे लगती नहीं। मुझे ही बताना पड़ता है कि ऐसे करो वैसे करो। आखिर कब तक? इन दोनों के बच्चे ना होते तो कब का इन्हें फारिग कर चुकी होती। बाले की माँ ने दांत पीसते हुए अपनी बहन को कहा। दोपहर तक दोनों बहनें बैठी बातें करती रहीं। खाने का इंतजाम होते ही मर्द खाना खाकर बाहर खेतों की तरफ निकल गए। औरतें के लूले की गर्ज से कमरों में आ गईं। खाला को अभी लेटे आधा घंटा भी ना हुआ था कि बाहर सहन में चीखों की आवाज ने दिल दहला दिया। वो जल्दी से हड़बड़ा के उठी और नंगे सर और नंगे पांव बाहर को दौड़ी। बाहर का मंजर देखकर वो पथरा सी गई। कितने पल वो साकत खड़ी थी, फिर एकदम फुर्ती से सहन में रखा पानी तंदूर में डाल दिया। लेकिन थोड़े से पानी से तंदूर की प्यास कैसे बुझती? उसकी प्यास तो खून से बुझनी थी। अब सूरत की चीखों के साथ खाला की चीखें भी शामिल थीं, जबकि पायल की चीखें मध्यम हो गई थीं। शोर इतना हुआ कि दूर खड़े चौधरी के मजारे जो खेतों में हल चला रहे थे वो भी भागे आए। लम्हों में गांव का एक एक बंदा बाले के घर खड़ा हो गया। सूरत की तो समझ में भी ना आ रहा था कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या सुनना चाहते हैं। उस बेचारी के होंठों पर बचपन से लगा कफल भी टूट ना सका। बस फटी फटी आंखों से हर आते जाते को देखती रही। दीवार से टेक लगाए पायल के बेटे को गोद में लिए खुद से भींचे वो इर्द गिर्द से बेनियाज थी। उसकी निगाहों में वो मंजर जामिद हो चुका था। जब वो पानी भरने बाहर निकली तो बाले को तंदूर की तरफ जाते देखा। उस वक्त बाले का तंदूर की तरफ जाना हैरान कुन था, मगर वो नज़रअंदाज करती गुसलखाने में घुस गई। बाल्टी और टब भरते 10 या 15 मिनट का वक्फा हुआ होगा। जो ही वो बाल्टी पकड़े बाहर निकली, तंदूर के अंदर उठते धुएं ने उसके पांव जकड़ लिए। वो हैरत से बाल्टी नीचे रखती आगे बढ़ी, मगर जो ही उसकी नज़र तंदूर में गिरी पायल पर पड़ी, वो एकदम आगे बढ़ी। मगर तंदूर की चौड़ाई और गहराई इतनी थी कि पायल तक उसका हाथ ना पहुंच सका। उसने चीखना शुरू कर दिया। उसकी चीखों से खाला और सास उठकर बाहर आ गईं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पायल जल के राख हो चुकी थी। किसी ने ना देखा कि क्या हुआ और कैसे हुआ और क्यों हुआ, और ना कोई समझ सका। चौधरी के साथ मरासम मजबूत होने की वजह से पुलिस ने केस आगे तक नहीं जाने दिया। मौके वारदात पर जो देखा गया वही सच मानकर अदालत में साबित कर दिया गया कि पायल का पाँव फिसला और तंदूर में गिर गई, और फिर केस बंद हो गया। इस तरह चौधरी के साथ साथ बाले का भी कच्चा चट्टा खुलने का जो इम्कान था वो भी खत्म हो गया। मजबूर और बेकस से फायदा उठाने वाले अपनी ऐश परस्ती में भूल गए कि वो इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं। कितना दोहरा मयार था इन ताकतवर लोगों का कि कोई पूछने वाला न था, कोई उनसे हिसाब लेने वाला नहीं था। यूं इस वाक़ये को एक हादसे का नाम देकर खारिज कर दिया गया। आगे पीछे उन बच्चियों का कोई नहीं था जो मामले की तह तक जाता। बाप अपनी दूसरी बीवी की जुल्फों का इतना असीर हो चुका था कि उसे परवाह न थी। बेटा सौतेली माँ के सलूक से तंग आकर ऐसा गायब हुआ कि दोबारा पलट के दिखाई न दिया कि वो जिंदा भी है या नहीं। हमसाया होने के नाते हमने कोशिश की कि कार्रवाई में हिस्सा डालें, लेकिन फहीम अंकल की दखल अंदाजी ने हमें पीछे होने पर मजबूर कर दिया। जब बाप ही केस की पैरवी नहीं चाहता था तो चचा या हम हमसाए क्या कर सकते थे? वो दोनों अभी नासमझ थीं। 16 और 14 साल की उम्र ही क्या होती है। जल्दबाजी और लालच में किए गए फैसले बाज़ औक़ात बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते हैं, और करने वाले खुद को मुर्द इल्ज़ाम भी नहीं ठहराते। नसीब का लिखा कहकर उसे बीच मंझधार में ही बेयारो मददगार छोड़ देते हैं कि कहीं हम पर बोझ बनकर दोबारा लाद न दी जाएं। और बचपन से लड़कियों को गुजारा करने की जो घुट्टी ऐसी पिला दी जाती है कि वो सारी उम्र उस कमबख्त गुजारे में ही गुजार कर मौत को गले लगा लेती हैं। सूरत और पायल शायद इसी तरह गुजारा करने का नसीब लेकर आई थीं। न माँ की मोहब्बत नसीब हुई, न बाप की शफकत। सौतेली माँ की लालच ने उन्हें दुख की जिस भट्टी में जलने के लिए तने तनहा छोड़ दिया, वहाँ से वापसी का रास्ता अगर वो चाहती भी तो नामुमकिन था। इस तरह एक नहीं 3 लाचार फूल जैसी बेटियाँ एक बाप की बेतवज्जी और सौतेली माँ की लालच और नारवा सलूक के जुल्म की भेंट चढ़ गईं।